राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियाँ निकाल कर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर जैसे बल चढ़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इसी मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करे या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कहा है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। अब होरी मन में सोच आ रहा था, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर चढ़ आया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई सी जान पड़ रही थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख बोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? यह काम के पीछे सब जान देते हुए क्यों तुले हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सूझता है या नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सावला लंबा इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुंवारी थी, सांवली सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी और उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी सी। रूपा ने होरी की टांगों से लिपट कर कहा, काका देखो मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी ना चुके तो प्यादा आकर गालियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमें भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी देते हो? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना बस क्या है? यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल दी और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए दाड़ ले लिए थे। कलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ तो आनंद मिलता ही है, नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? इस पर होरी ने कहा, जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा, अभी जो चाहे कह लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो उसे ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो।
होरी ने सोना को बनावटी रोज से देखकर कहा, तू उसे क्यों चिढ़ाती वे सोनिया? सोना तो देखने को है, निबाह तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपये कहाँ से बने, बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो तो मुहर कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने। गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी की ओर देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं और गेहूं को चमार, इसलिए नहीं कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं और जौ हम खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब ना था। परास्त होकर बोली, तुम सब जाने एक हो गए, नहीं रुपया को आज बुलाकर छोड़ती। दोस्तों, इस भाग में आपने देखा कि कैसे पिछले भाग में नीति की बातें करने वाले राय साहब इस भाग में मजदूरों पर अत्याचार करने को आतुर हो जाते हैं। होरी अपने घर की ओर बढ़ता है, जहां रास्ते में तीनों बच्चे उसे मिलते हैं। तीनों बच्चों के साथ घर की ओर जाते हुए उसका बेटा गोबर उसे कहता है कि वह राय साहब की चापलूसी करने ना जाया करें। तब होरी इसे अपनी मजबूरी बताता है। आगे क्या हुआ ये सुनने के लिए अगला भाग अवश्य देखें। तो अगर आपको मेरा काम और मेरी श्रृंखला पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियोस को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।